हेलो दोस्तों आज आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा एनआर का टैक्सेशन और इस टॉपिक के अंदर एनआर को मिलने वाला इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, डिविडेंड, इस इनकम का टैक्सेशन को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जिस पीडीएफ से आपको कवर करा रहा हूँ, ये कवर करने के बाद में कोई न्यूमेरिकल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल मैंने इसी शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए थ्योरेटिकल वे के अंदर, सो डेट कॉन्सेप्ट रिवीजन से ही हमारा न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। और ये जो हमारी शीट है, इस शीट को आप खुद 15 मिनट के अंदर कवर कर सकेंगे। ओके, और एनआर टैक्सेशन का कितना वेटेज है, कितना रेलेवेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अब हम। तो हमारा टॉपिक है कौन सा, एनआर टैक्सेशन। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन का जूस हम अगले लेक्चर के पीडीएफ में निकालेंगे। ओके, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन विशेष बात यहां पर यह है कि बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स क्या है, प्रोफेशनल कनेक्शन है। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है इंडिया के अंदर, वो बार के बैरिस्टर को क्या करती है, अपॉइंट करती है आर्ग्यू करने के लिए। कहां पर, बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो बैरिस्टर को जो पेमेंट किया गया है वो उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसका इंडिया में प्रोफेशनल कनेक्शन बन चुका है। इसके बाद में अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन नॉन रेसिडेंट किसी इंडिविजुअल को सैलरी की इनकम होती है और वो सर्विसेज उसने रेंडर्ड करी है कहां पर, इंडिया में, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर सर्विस उसने इंडिया में रेंडर्ड करी है तो उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, उसको जो पेंशन भी मिलेगी वो भी पेंशन इंडिया में टैक्सेबल होगी। इवन अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि सर्विस उसने कहां पर रेंडर्ड करी थी, इंडिया में रेंडर्ड करी थी। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपको सैलरी कौन दे रहा है, अगर आपको सैलरी दे रहा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या कर रही है, दे रही है, लेकिन उसने सर्विस कहां रेंडर करी है, आउटसाइड इंडिया रेंडर करी है, तो वो सैलरी उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। जैसे कि मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रही है जो कि इंडियन एम्बेसी के अंदर एम्प्लॉयड है, कहां पे, टोक्यो जापान में, तो वो सैलरी उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन विशेष बात यह है कि उसको वहां पर जो अलाउंसेस और परक्यूसिट दिए जा रहे हैं वो इनकम टैक्स में सेक्शन 10 क्लॉज 7 के प्रोविजन से क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके बाद में आते हैं नॉन रेसिडेंट को अगर कोई डिविडेंड इनकम हो रही है और वो डिविडेंड एक इंडियन कंपनी ने क्या करा है, पे कर रही है, और वो डिविडेंड इवन आउटसाइड इंडिया क्या कर रही है, पे कर रही है, लेकिन इंडियन कंपनी पे कर रही है, तो वो डिविडेंड इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। इसके बाद में आते हैं हम किसको लेके, इंटरेस्ट को लेके। इंटरेस्ट वर्ड के अंदर सर्विस फी, अदर चार्जेस भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अगर इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रहा है किसी भी नॉन रेसिडेंट को या किसी भी किसको, फॉरेन कंपनी को, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट क्या कर रहा है, कोई रेसिडेंट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में तब ही टैक्सेबल होगी अगर उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया किया गया है, या फिर उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया किया गया है। तो ऐसी स्थिति में नॉन रेसिडेंट को मिलने वाला इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कोई नॉन रेसिडेंट ही किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, किसी फॉरेन कंपनी को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इवन आउटसाइड इंडिया कर रहा है, लेकिन उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया किया गया है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। लेकिन विशेष बात ध्यान से समझ लीजिएगा, और विशेष बात यह है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है और उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया किया गया है,
तो ऐसी स्थिति में वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू अराइज नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है कि आपने लोन लेके, किसी नॉन रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट से ही लोन लेके इंडिया में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना, एफडी करा ली है, शेयर से उसको डिविडेंड मिल रहा है, एफडी से उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो डिविडेंड की जो इनकम हो रही है, ठीक है ना, और उसको लोन से जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, वो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। वो तभी मानी जाएगी अगर उस लोन का यूटिलाइजेशन वो शेयर्स परचेस करने के लिए नहीं, एफडी करने के लिए नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया करता, तो वो इनकम टैक्सेबल होती है। विशेष बात ये कब लगेगा, जब एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अगर यही कोई रेसिडेंट दे रहा होता नॉन रेसिडेंट को, तो ऐसी स्थिति में अगर उस लोन का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम एनी सोर्स इन इंडिया होता, तो भी वो इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इसके बाद में आते हैं हम कौन सी इनकम पे, रॉयल्टी इनकम पे। ध्यान रखिएगा, अगर पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे होने वाली इनकम कैपिटल गेन की इनकम होती है, उसको हम रॉयल्टी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम परमिट टू यूज कर देते हैं, ठीक है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ को, तो उससे मिलने वाला कंसीडरेशन रॉयल्टी होता है। अब विशेष बात यह है कि अगर हमने कोई इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल इक्विपमेंट आपको यूज करने के लिए दिए हैं, तो उनसे होने वाला कंसीडरेशन भी क्या माना जाएगा, रॉयल्टी ही माना जाएगा। और उसके साथ में, इक्विपमेंट के साथ में हम आपसे कोई सर्विस फी भी चार्ज कर रहे हैं, तो वो सर्विस फी भी क्या मानी जाएगी, रॉयल्टी ही मानी जाएगी। अब एक विशेष बात ध्यान से समझिएगा, अगर हमने आपको कोई इक्विपमेंट दिए हैं और कोई सर्विस दी है, लेकिन वो इक्विपमेंट और सर्विस इसलिए दिए है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्या है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, और क्या है, पेट्रोलियम है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में नॉन रेसिडेंट पे सेक्शन 44BB एप्लीकेबल होता है, वो यहां पर कवर होने वाला नहीं है। मतलब क्या हो, इक्विपमेंट दिया, कोई सर्विस दी है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, मिनरल ऑयल का, नेचुरल गैस का और हमारे पेट्रोलियम का, तो ऐसी स्थिति में 44BB एप्लीकेबल होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी किसका, फिल्म का, तो उसका कंसीडरेशन भी क्या माना जाएगा, रॉयल्टी माना जाएगा। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, उसका कंसीडरेशन भी रॉयल्टी होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेस करने का कंसीडरेशन रॉयल्टी होता है। अगर इंडियन बैंक, ठीक है ना, फॉरेन सर्वर को पेमेंट कर रही है कि हर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इवन वो सर्वर आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट भी कहां कहां जा रहा है, बाहर ही किया जा रहा है, और जो इंडियन बैंक पेमेंट कर रही है वो सर्वर यूज नहीं कर रही है, ठीक है ना, कस्टमर क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं, ऐसी स्थिति में भी वो कंसीडरेशन रॉयल्टी कहलाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑलवेज रॉयल्टी है। इंडियन बैंक फॉरेन सर्वर के लिए पेमेंट कर रही है टू रिकॉर्ड द क्रेडिट कार्ड स्वाइप ट्रांजैक्शन, वो कंसीडरेशन भी नॉन रेसिडेंट के लिए रॉयल्टी माना जाएगा। और अगर कोई इंडियन टीवी चैनल्स हैं, वो फॉरेन सैटेलाइट वाले को पेमेंट कर रहे हैं डाउन लिंकिंग के लिए, फुटप्रिंट्स के लिए, तो वो कंसीडरेशन भी नॉन रेसिडेंट के लिए क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट के लिए रॉयल्टी ही क्या करी जाएगी, मानी जाएगी। डाउन लिंकिंग सिग्नल के लिए, इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स के लिए पेमेंट इंडियन टीवी चैनल कर रही है, फॉरेन किसको कर रही है, सैटेलाइट को कर रही है, इंडिया में क्या करने के लिए, प्रोग्राम का ट्रांसमिशन करने के लिए, कंसीडरेशन क्या होगा, रॉयल्टी होगा। अब अगर रॉयल्टी का पेमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, वो इनकम ऑलवेज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अगर उसका पेमेंट कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है, और आपने उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया करा है, या फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन क्या करा है, इंडिया करा है, तो ऐसी स्थिति में वो रॉयल्टी की इनकम ऑलवेज इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी।
इवन अगर उसका पेमेंट कोई नॉन रेसिडेंट ही नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, इवन आउटसाइड इंडिया भी कर रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, आपने उस सर्विस का यूटिलाइजेशन, उस इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन क्या करा है, इंडिया करा है, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स इन इनकम इंडिया करा है, तो वो रॉयल्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। बस विशेष बात यह है कि जहां 44BB क्या होगा, एप्लीकेबल होगा मिनरल ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो उसके लिए हम यहां पर 115A जो पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो उस पे क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और एक बात ध्यान रख लेना, वो सिर्फ और सिर्फ बात इंटरेस्ट के लिए थी। एक एनआर ने दूसरे एनआर को क्या करा था, पेमेंट करा था, और उस लोन का यूटिलाइजेशन अगर उसने फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया करा था, मतलब बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं करा था, तो ऐसी स्थिति में वो इंटरेस्ट की इनकम को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब बात आती है फी फॉर टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, अगर वो उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल है, तो ऐसी स्थिति में उस कंसीडरेशन को फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं माना जाएगा। फी फॉर टेक्निकल सर्विस तब माना जाएगा जब कौन सी मैनेजरल सर्विस दी हो, कोई टेक्निकल सर्विस दी हो, कोई कंसल्टेंसी सर्विस क्या करी हो, दी हो। जैसे कि कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहलाएगी। अगर हम कोई ड्राइंग और डिजाइन बनवा रहे हैं तो उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहलाएगी। अगेन जिसको हम अगर पेमेंट, ये जो पेबल है, पेबल बाई क्या है, गवर्नमेंट है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। अगर उसका पेमेंट कोई रेसिडेंट कर रहा है और उस टेक्निकल सर्विस का यूटिलाइजेशन, उस मैनेजरल सर्विस का यूटिलाइजेशन, उस कंसल्टेंसी सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू राइज मानी जाएगी। और अगर उस सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया किया गया है, तो भी वो सर्विस का कंसीडरेशन फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में डीम टू एक्रू राइज मानी जाएगी। अगर इसका पेमेंट एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को कर रहा है और उस सर्विस का यूटिलाइजेशन इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इंडिया किया गया है, तो वो इनकम इंडिया में एक्यूराइज मानी जाएगी। या फिर उस सर्विस का यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी वो इनकम इंडिया में एक्यूराइज मानी जाएगी। मतलब विशेष बात सिर्फ और सिर्फ किसके केस में था, इंटरेस्ट के केस में था। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, एक एनआर दूसरे एनआर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है और उसका लोन का यूटिलाइजेशन अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए किया गया है, तो सेक्शन 9 के हिसाब से वो इनकम एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी, वो एक्यूराइज नहीं मानी जाएगी। अब एक विशेष बात ध्यान से सुनिएगा, बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मनी की बात कर रहा हूं। मनी हमने क्या करा है, गिफ्ट करा है। कहां पर करा है, आउटसाइड इंडिया क्या करा है, गिफ्ट करा है। हमने करा है मतलब हम कौन है, रेसिडेंट हैं, और जिनको करा है वो कौन है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मनी की बात कर रहा हूं, गिफ्ट की बात कर रहा हूं। दिया भी आउटसाइड इंडिया है, दिया हमने है, और दिया किसको है, नॉन रेसिडेंट को। बाहर हमने कोई कैश, मनी, चेक, एफडी गिफ्ट कर दी है, तो वो गिफ्ट इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, वो डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया मानी जाएगी। बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, मनी गिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की बात करी है, जो इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाती है। विशेष बात यह है कि जिस नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कनेक्शन, रेसिडेंस है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन अगर उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है, इवन कोई बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया भी नहीं है जहां से उसने ये सर्विस क्या करी हो, रेंडर करी हो, टेक्निकल सर्विस वाली, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को यूज करने की सर्विस, लोन दिया हो, इवन अगर कुछ भी नहीं है इंडिया में, तो भी वो इंडिया में ही इनकम डीम टू एक्रू और अराइज क्या करने वाली है, मानी जाने वाली है। अब इसके बाद में हम आते हैं इसकी किस पे, टैक्सेबिलिटी पे। टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस
इंटरेस्ट की बात अब अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, रॉयल्टी की, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, जो नॉन रेसिडेंट को दी जा रही है, फॉरेन कंपनी को दी जा रही है। इसमें देखने वाली बात यह है, अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है, पहली बात तो हो या नहीं हो, वो दोनों ही केस में रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में टैक्सेबल है। जब हमने केसेस पढ़े उन केसेस के अंदर अगर पीई नहीं है तो उस केस में उनकी टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ 10% से होगी, प्लस उसके ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज लग सकेगा, और सेस तो ऑलवेज लगता ही लगता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने डबल टैक्सेशन रिलीफ के अंदर क्या करा था, पढ़ा था, और वहां यह पढ़ा था अगर DTAA की रेट और इनकम टैक्स के प्रोविजन की रेट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल हो, वो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, दैट इज विच एवर इज लोअर होगा। एक बात और समझ लेना, अगर DTAA की रेट एप्लीकेबल होती है तो उस पे कोई फर्दर सरचार्ज और सेस क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो 115A की रेट है 10%, सेस तो ऑलवेज लगना ही है, सरचार्ज देखना पड़ेगा कि कितना पेमेंट किया जा रहा है। ये तभी होगा जब इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब जहां आप पे टैक्स रेट स्पेसिफिक कर दी गई है, तो अब इस इनकम में से किसी भी एक्सपेंस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलने का मतलब है आपको पीजीबीपी हेड हो या फिर आईओएस का हेड हो, कोई भी हेड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये एक एक्टिव इनकम है, ठीक है ना। आपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ यूज करने को दिया, मैनेजर सर्विस दी है, टेक्निकल सर्विस दी है, कंसल्टेंसी सर्विस दी है, आपने एक एक्टिव इनकम कमाई है। तो जहां एक्टिव इनकम कमाई है वहां पर आपको चैप्टर 6A की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। आप अपने दूसरे लॉसेस इस इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप यहां सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि पीजीबीपी हेड की कोई डिडक्शन और आईओएस हेड की कोई डिडक्शन हमको नहीं मिलती है। ओके, ऑडिट की भी कोई क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 10% का जो टैक्सेशन है, स्पेसिफिक टैक्सेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रख लेना कि 115A की एप्लीकेबिलिटी तभी हो पाएगी, 10% रेट तभी एप्लीकेबल हो पाएगी जब पेमेंट कौन कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही हो, या फिर कोई इंडियन कंसर्न पेमेंट कर रही है रॉयल्टी का, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का। तो 10% का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो एग्रीमेंट जो इंडियन कंसर्न के साथ करा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है तो 115A में 10% जो स्पेसिफिक रेट है, लोअर रेट है, उस रेट का आपको क्या नहीं मिल सकेगा, बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। फिर आपको नॉर्मल रेट से, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को उसकी नॉर्मल रेट से इंडिया में टैक्सेशन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। अगर वो किस में कवर हो रहा है, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, तो उस केस में एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की क्या होती है, जरूरत होती है, तो ही 10% का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और अगर टीडीएस काट दिया गया है तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की भी क्या नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये सब तब हुआ जब इंडियन कंसर्न ने पेमेंट करा और एग्रीमेंट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, या अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, या फिर गवर्नमेंट खुद रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रही है, प्लस उनका नॉन रेसिडेंट का, फॉरेन कंपनी का इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है, तो यहां पर लोअर रेट का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने जो अपनी सर्विस दी है, मैनेजरियल सर्विस दी है, टेक्निकल सर्विस दी है, कंसल्टेंसी सर्विस दी है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल इक्विपमेंट, उन्होंने जो आपको क्या करे हैं, प्रोवाइड करे हैं, सर्विस फी जो चार्ज करी है, वो इफेक्टिवली क्या है, कनेक्टेड है उस पीई से, वो इफेक्टिवली क्या है, कनेक्टेड है उस पीई से, वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है इंडिया के फिक्स प्लेस ऑफ किससे, प्रोफेशन से। अगर कनेक्टेड हैं तो ऐसी स्थिति में 115A एप्लीकेबल नहीं होगा, 44DA एप्लीकेबल होगा। और 44DA एप्लीकेबल होता है तो टैक्सेशन क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो 40% की रेट है, और फॉरेन कंपनी नहीं हो तो जो भी आप पे नॉर्मल रेट है इनकम टैक्स में वो एप्लीकेबल होगी, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज, सेस तो हमेशा लगता ही लगता है। लेकिन ये तभी होगा जब इंडिया में पीई हो
और आपने जो सर्विस दी है वो सर्विस उस पीई से, उस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से, उस फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन से इफेक्टिवली क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, तो ही 44DA एप्लीकेबल होगा। और जब 44DA एप्लीकेबल होगा तो 115A क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो इनकम आपको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। जब नॉर्मल टैक्सेशन होगा तो आपको एक्सपेंसेस की भी डिडक्शन मिल जाएगी। आपको उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी जो एक्सपेंसेस आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली इंडिया के फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो किए हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। और दूसरा, आप जो अपने हेड ऑफिस को या फिर अदर ब्रांचेस को जो रिम्बर्समेंट ऑफ क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो इंडिया के लिए किए गए हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इंडिया के पीई के लिए किए गए हैं, उनका आप एक्चुअल रिइंबर्समेंट कर रहे हो तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एल्स और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और कोई नहीं मिलने का मतलब है ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो होली एक्सक्लूसिवली फॉर द क्या है पीई इन इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है ना, होली एक्सक्लूसिवली फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इंडिया के लिए नहीं है, या फिर आप जो रिम्बर्समेंट कर रहे हो वो एक्चुअल एक्सपेंसेस का नहीं है, ठीक है ना, अदर रिम्बर्समेंट जो कर रहे हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिलने वाली नहीं है, ठीक है। एल्स आपको डिडक्शन मिल जाएगी। चैप्टर 6A की क्या मिलेगी, बिल्कुल डिडक्शन मिलेगी। वो तो 115A में भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, इधर भी मिलेगी। लॉ से सेट ऑफ कर सकोगे, वो बिल्कुल राइट है, वो तो 115A में भी कर सकते थे, यहां पर भी कर सकते हो। लेकिन विशेष बात यह है कि आपको कंपल्सरीली ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके आपको ऑडिट करवानी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन एज सच यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहां पर आपका टैक्सेशन एक स्पेसिफिक कर दिया गया था, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिडक्शन अंडर पीजीपी हेड एंड क्या है, आईओएस हेड कर दिया गया था। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट से रिलैक्सेशन दे दिया गया था। लेकिन यहां कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट आपको क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा हुआ, 44DA हुआ वर्सेस 115A हुआ। ये कब हुआ है, जब रॉयल्टी और फी फॉर क्या हो, टेक्निकल सर्विस हो। ध्यान रख लीजिएगा 115A नो पीई होता है, और साथ ही या फिर तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर इंडियन कंसर्न ने जो रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी है, ठीक है, एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। अब हमने कोई जीएसएम सेलुलर, ठीक है ना, केस था जीएसएम सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम्स का, हमने उनसे क्या करे हैं, इंपोर्ट करे हैं जीएसएम क्या है, मोबाइल फोन। और उस जीएसएम सेल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। और यहां पर हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे अगर सेल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब क्वेश्चन राइज होता है, ये जो हमने हार्डवेयर सेल फोन इंपोर्ट करे हैं उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो पेमेंट एक सॉफ्टवेयर का पेमेंट मान के हम उसको रॉयल्टी मान लें, और अगर रॉयल्टी मान लेंगे तो वो इनकम एक्यूराइज इन इंडिया हो जाएगी। तो इसके लिए आंसर दिया गया कि उस सॉफ्टवेयर की जो हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड है उसकी कुछ भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई भी इंडिपेंडेंट क्या नहीं है, यूज नहीं है, वो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है किसका, जीएसएम सेलुलर का, सॉफ्टवेयर का, उसका कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। वो इसलिए दिया गया है सो डेट मोबाइल जो हार्डवेयर है आपका वो क्या कर सके, फंक्शन कर सके। तो ऐसी स्थिति में जब वो उसकी इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मियरली क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है ना, फैसिलिटेट कर रहा है किसको, हार्डवेयर के फंक्शन को। तो ऐसी स्थिति में वो जो पेमेंट किया गया है उस पेमेंट को रॉयल्टी नहीं माना जाएगा, उसको क्या नहीं माना जाएगा, रॉयल्टी नहीं माना जाएगा। तो ये अभी हमने रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या करा, कवर करा, उसका हमने टैक्सेशन कवर करा, इंटरेस्ट की इनकम कम एक्यूराइज होगी वो हमने कवर करा। अब अभी इंटरेस्ट का भी क्या देख लेते हैं, टैक्सेशन देख लेते हैं। यस अब मैं आपको करा रहा हूं इंटरेस्ट, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कौन सा, जो मनी बोरो होता है उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, और किसी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कोई सिक्योरिटी पे मिलने वाला इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लोन की बात कर रहा हूं। और ये इंटरेस्ट अगर किसी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को मिल रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो हम देखेंगे। अच्छा, वो इनकम एक्यूराइज इन इंडिया होती है, वो अभी हमने सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लॉज 5 से देखा था।
बस विशेष बात यही थी कि एक एनआर दूसरे एनआर को दे रहा है, ठीक है ना, और उसका यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इंडिया नहीं हुआ है, अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम को एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाता है। जहां नहीं माना जाता है वो टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। एल्स टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से सुनिए, अगर वो लोन फॉरेन करेंसी में दिया है तो ही सेक्शन 115 ए लगेगा और टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से, एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से। और यही अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कौन सी यूनिट कर रही है, जो सिचुएटेड है आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो ऐसी स्थिति में वो इंटरेस्ट 10 क्लॉज 15 से एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉरेन करेंसी होना चाहिए लोन का और 20% टैक्सेशन होगा, और इसका इंटरेस्ट का पेमेंट आईएफएससी की यूनिट कर रही है तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में कोई टेक्निकल सर्विस दी है, ठीक है ना, तो उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, 115 ए लगेगा। वो कंसीडरेशन हमने कैसे पे कर दिया, डिबेंचर इशू करके पे कर दिया, और अब उस डिबेंचर पे जो क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट 115 ए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 115 ए इंटरेस्ट तब एप्लीकेबल होता है जब लोन हमने किस में करा हो, फॉरेन करेंसी में करा हो। और यहां पर जो हमको डिबेंचर मिले हैं, हमने कोई फॉरेन करेंसी के अंदर क्या नहीं करे, डिबेंचर्स नहीं लिए, फॉरेन करेंसी में लोन नहीं दिया, हमने तो टेक्निकल सर्विस दी थी, उसका कंसीडरेशन हमको क्या मिला, डिबेंचर मिला, और अब उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट मनी बोरो लोन प्रोवाइडेड इन फॉरेन करेंसी से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस पे 20% की जो स्पेशल टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। अब और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को हमने लोन दिया है, किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ जाएगा, जिसकी खुद की इनकम ही इंडिया में 10 क्लॉज 47 से एग्जेम्प्ट हुआ करती है, तो ऐसी स्थिति में वो लोन आप इंडियन करेंसी में दो या फॉरेन करेंसी में दो, बड़ी विशेष बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 115 ए के अकॉर्डिंग उसका टैक्सेशन 5% होगा। बस फोकस करना है किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो खुद ही एग्जेम्प्ट हुए पड़े हैं। तो इवन लोन इंडियन करेंसी में भी दे दो तो भी 5% टैक्सेशन होगा, और फॉरेन करेंसी में दोगे तो भी क्या होगा, 5% ही क्या होगा, टैक्सेशन होगा। इसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं, कौन से लॉन्ग टर्म बॉन्ड या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, और वो आपने फॉरेन करेंसी में क्या करा है, इन्वेस्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में उस बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट आपको इंडिया में 5% की रेट से क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। और अगर वो बॉन्ड जो आईएफएससी में लिस्टेड है, ठीक है ना, लिस्टेड है, उनसे मिल रहा है, तो वहां टैक्सेशन की रेट 5% की जगह क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अगर वो ब्याज आपको जिससे मिल रहा है वो आईएफएससी की यूनिट से मिल रहा है और वो यूनिट खुद स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है, तो इंस्टेड ऑफ 5% कितना हो जाएगा, 4% होगा। बस ध्यान रखना, वो जो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, वो इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। अब बात आते हैं किनके, हाथी इन्वेस्टर्स की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हाथी इन्वेस्टर्स हैं, क्यूएफआई हैं, ठीक है। तो अगेन देख लीजिए, दो फीलिंग्स बना देता हूं, एक तो समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पर्पस, और दूसरे हाथी इन्वेस्टर्स हैं। इनके केस में इंडियन करेंसी हो या फॉरेन करेंसी हो, दोनों ही स्थिति में टैक्सेशन कितना होगा, 5% होगा। बाकी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में फॉरेन करेंसी हो तो ही 5% होगा, और बाकी अदर जो लोन होते हैं फॉरेन करेंसी हो तो 20% क्या होगा, टैक्सेशन होगा। ठीक है, ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। याद करने का तरीका बता देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खुद ही एग्जेम्प्ट हुए पड़े हैं, और ये जो हाथी इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन करेंसी हो तो भी कितना होगा, 5% ही क्या होगा, टैक्सेशन होगा। ये एक पैसिव इनकम है, ठीक है ना, बैठे बैठे कमा रहे। एक्टिव इनकम तो कौन सी होती है, टेक्निकल सर्विस दो, मैनेजर सर्विस दो, कंसल्टेंसी दो आप, ठीक है ना, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दो, रॉयल्टी लो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस लो। ये जो आप ब्याज कमा रहे हो, ये एक बैठे बैठे पैसिव इनकम है। तो बैठे बैठे इनकम कमाने पे
उस इंटरेस्ट में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे वो पीजीबीपी हेड हो। पीजीबीपी मिलनी नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिक रेट है, आईओएस में भी नहीं मिलनी है। विशेष बात यह है कि यहां पर तो इसमें से चैप्टर 6A में से भी नहीं मिलनी है। रॉयल्टी के केस में तो चैप्टर 6A की मिल रही थी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस में चैप्टर 6A की मिल रही थी, लेकिन इंटरेस्ट तो एक पैसिव इनकम है। कौन सी इनकम है? पैसिव। ये एक एक्टिव इनकम थी, ये भी एक एक्टिव इनकम थी, लेकिन इंटरेस्ट पैसिव इनकम है। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट में से आपको चैप्टर 6A की क्या नहीं मिलेगी? डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, रिटर्न फाइल करना भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इनको सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम में रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन विशेष बात ये है, ये नहीं कि टीडीएस कटाओ। खास बात है कि ये जो रेट पड़ी है ना 20%, 5%, 4%, इस रेट से कम रेट से टीडीएस नहीं कटाओ। मतलब टीडीएस कटा हो लेकिन एट ए रेट नॉट लेस देन द रेट 115A में जो बताई गई है। अगर उससे कम रेट से क्या कटा है? टीडीएस कटा है, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए एप्लीकेबल था, वहां पर रेट इससे भी क्या दी गई थी? कम दी गई थी, तो उस रेट से टैक्सेशन हुआ, तो टीडीएस भी कम रेट से कटा। तो ऐसी स्थिति में रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड हो जाएगा। बड़ी विशेष बात है कि रिटर्न तभी फाइल नहीं करना है जब टीडीएस हुआ हो इंटरेस्ट पे, और वो भी टीडीएस एट ए रेट नॉट लेस देन रेट जो स्पेसिफाइड है 115A में। तो फिर क्या हो जाएगा? रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। सेट ऑफ तो आपका राइट है, चाहे रॉयल्टी हो तो भी सेट ऑफ पॉसिबल है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस में भी सेट ऑफ पॉसिबल है, और इंटरेस्ट में से भी क्या है? सेट ऑफ क्या है? पॉसिबल है। अब एक विशेष बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, लेकिन उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ब्रांच है। वो इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन करती है, लोन एंड एडवांसेस देती है, और क्या कमाती है? ब्याज कमाती है। ऑब्वियसली बात है कि वो ब्याज आप इंडिया के पीई से कमा रहे हो, तो वो ब्याज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी ही होनी है। इस पे कोई भी क्वेश्चन इफ एंड बट लगता नहीं है। लेकिन विशेष बात क्या है यहां पर? ये है, अब ये जो ब्रांच इंडिया की ब्रांच है, इनके किसी बाहर के हेड ऑफिस को या फिर बाहर किसी दूसरी ब्रांच को ये क्या करते हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे लोन लिया होगा और इंडिया में लोन दिया होगा। इंडिया में लोन देके ब्याज कमाया तो वो तो इंडिया में टैक्सेबल हो गया, लेकिन अब ये उनको क्या कर रहे हैं? ब्याज जो क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। किनको? बाहर जो इनके हेड ऑफिस है और दूसरी ब्रांच है। अब सवाल ये बनता है, क्या वो ब्याज की इनकम उस हेड ऑफिस को और दूसरी ब्रांच को जो आउट इंडिया है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, और इनको टीडीएस काटना पड़ेगा, तभी इसको उसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। अगर ये टीडीएस नहीं काटेंगे तो एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउ हो ही जाएगा और पेनल्टी भी लग जाएगी। विशेष बात ये है हमारे यहां पर कि ये तो टैक्सेबल होना ही होना था। विशेष बात है कि बाहर जो आपका हेड ऑफिस है और बाहर जो आपकी कोई ब्रांच है, उसको अगर आपने क्या दिया है? ब्याज दिया है, तो वो ब्याज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और आपको टीडीएस काटोगे तो ही आपको उसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। अब हम इसके बाद में आते हैं किसके टैक्सेशन पे? डिविडेंड के। रॉयल्टी का टैक्सेशन भी देख लिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विस का देख लिया, इंटरेस्ट का भी देख लिया, और इंटरेस्ट में यह भी देख लिया कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट क्या थे? फंड थे, या फिर हाथी इन्वेस्टर थे, तो वहां पर इंडियन करेंसी हो या क्या हो? फॉरेन करेंसी हो, दोनों स्थिति में ही टैक्सेशन की रेट कितनी थी? 5% थी। ये एक विशेष बात है। बाकी केस में फॉरेन करेंसी होगा तो 20% टैक्सेशन होगा, और रुपी डिनोमिनेटेड क्या होंगे? बॉन्ड होंगे, या लॉन्ग टर्म क्या होंगे? बॉन्ड होंगे, फॉरेन करेंसी में होंगे। 5% की रेट से क्या होने वाला है? टैक्सेशन होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनी को डिविडेंड इनकम है, और वो डिविडेंड इनकम का टैक्सेशन किस रेट से होगा, और वो स्पेसिफिक रेट कब एप्लीकेबल होने वाली है? आइए वो हम क्या करते हैं? देखते हैं। यस, अब बता रहा हूं डिविडेंड का टैक्सेशन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बड़े ध्यान से सुन लेना डिविडेंड का टैक्सेशन कैसे किया जाता है। तो डिविडेंड मिल रहा है, उसका टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ कितने से? 20% से। लेकिन ये कब होगा? ये जानना बड़ा क्या है? जरूरी है। सुनिएगा, जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने डिविडेंड दिया किसको? बिजनेस ट्रस्ट को। ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, चाहे स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 115BAA कंसेशनल रेट ऑप्ट करी हो तो भी एग्जेम्प्ट होगा बिजनेस ट्रस्ट को, और नहीं करी हो तो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अब बिजनेस ट्रस्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेगी? यूनिट होल्डर को। अगर वो यूनिट होल्डर एनआर है और फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए वो टैक्सेबल तब ही होगा
जब स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 115 बी डबल ए क्या करा हो, ऑप्ट 115 बी डबल ए ऑप्ट कराओ। अगर ऑप्ट करा है तो यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा, नहीं करा है तो यूनिट होल्डर के हैंड में भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर जब एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो टैक्सेशन का क्वेश्चन ये राइज नहीं होगा, और जब 115 बी डबल ए ऑप्ट करा होगा तो टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा तो क्वेश्चन अराइज होगा क्या रेट, और रेट होगी एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से। ध्यान कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि उस यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ने बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी करेंसी में करा है या इंडियन करेंसी में करा है, दोनों ही केसेस में टैक्सेशन एट द रेट ऑफ कितने से होंगे, 20% से होंगे। अब अगर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने इंडिया में क्या करे हैं, शेयर्स लिए हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है और वहां से उसको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, मतलब वो एक शेयर होल्डर है। ध्यान मत दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट उसने फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी में करा है, दोनों ही केसेस में टैक्सेशन कितने से होगा, 20% से होगा। विशेष बात बस यहां ध्यान देनी है कि ये ध्यान ही नहीं देना है कि फॉरेन करेंसी थी या इंडियन करेंसी थी, लेकिन हां अगर आप एक यूनिट होल्डर हो नॉन रेसिडेंट या फिर कौन से फॉरेन कंपनी, और आपने इन्वेस्टमेंट कराए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में, म्यूचुअल फंड जिसकी खुद की इनकम 10 क्लॉज 23D से एग्जेम्प्ट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन करेंसी में करा है तो टैक्सेशन एट द रेट ऑफ क्या होगा, 20% होगा। मतलब शेयर्स के केस में इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों ही 20%, बिजनेस ट्रस्ट से मिलने वाला डिविडेंड अगर टैक्सेबल है तो भी क्या होगा, 20%, चाहे इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी। लेकिन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के केस में 20% तभी होगा जब आपने वो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स एक्वायर करी होगी, किसमें, फॉरेन करेंसी में, तो ही 20% होगा, एल्स क्या नहीं होगा, 20% नहीं होगा। डिविडेंड इनकम भी एक पैसिव इनकम है। अगेन पैसिव इनकम कमाने के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना पीजीपी हेड में, ना आईओएस हेड में, और ना ही चैप्टर किसमें, 6A के अंदर। हाँ, सेट ऑफ वेट ऑफ आपका राइट है, लॉसेस को इससे सेट ऑफ करना कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पीजीपी हेड में होता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो वो आप क्या नहीं कर सकोगे, सेट ऑफ नहीं कर सकोगे। अगेन रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। सेम बात है जो पैसिव इनकम ब्याज में थी, सेम वो पैसिव इनकम डिविडेंड के लिए भी है। टीडीएस कटा हो, लेकिन टीडीएस कटा हो एट ए रेट नॉट लेस देन रेट जो 115 ए में 20% दी, उससे कम पे नहीं कटा हो तो ही रिटर्न फाइल करना आपको क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। बस ध्यान कर लेना, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी 20%, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी 20%, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के केस में फॉरेन करेंसी तो ही क्या होगा, 20% होने वाला है। और आज का लास्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं अगेन कौन सा, इंटरेस्ट और डिविडेंड का। ओके, अगर आप ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा स्पेशल होते हैं, जैसे एफआईआई बड़े स्पेशल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड थे बड़े स्पेशल थे, तो स्पेशल के साथ में हमने क्या देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में कि क्या हो, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों ही केस में 5%, एफआईआई के केस में इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों ही केस में कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट था, लोन का, मनी बोरो का 5% ही था। अब हम करते हैं एफआईआई, सॉरी एफआई नहीं, ओवरसीज फाइनेंशियल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट कराए यूनिट्स ऑफ किसमें, यूटीआई में, म्यूचुअल फंड की फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कराए, किसमें कराए, फॉरेन करेंसी में, टैक्सेशन होगा एट द रेट ऑफ 10%। अगेन पैसिव इनकम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको पीजीपी, आईओएस और चैप्टर 6A में, क्योंकि ये पैसिव इनकम है। ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वही फीलिंग बड़े खास हैं, हाथी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में करो या इंडियन करेंसी में करो, दोनों ही केसेस के अंदर आपका टैक्सेशन कितना होगा, एट द रेट ऑफ 20% से होगा, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे कौन सा हो, डिविडेंड हो। अच्छा, ये कौन सा है, ये सिक्योरिटी से मिलने वाला क्या है, इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी से मिलने वाला क्या है, इंटरेस्ट है। वो मनी बोरो क्या था, लोन का था, तो वहां 5% था, यहां पर 20% है। अगेन पैसिव इनकम है, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बस ध्यान रखना एफआईआई के केस में मनी बोरो हो तो 5% है, और अगर किसी सिक्योरिटी में करा तो टैक्सेशन कितना है, 20% है। दोनों ही केसेस चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे कौन सी हो, फॉरेन करेंसी हो, दोनों ही केस में नहीं मिलेगी डिडक्शन पीजीपी हेड की, नहीं मिलेगी आईओएस की, और नहीं मिलेगी चैप्टर 6 से, क्योंकि पैसिव इनकम है। अब अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं,
फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड होते हैं, जीडीआर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जीडीआर उस कंपनी के हैं जो इंडिया में क्या है, लिस्टेड है। अगर उस कंपनी के अंडरलाइंग शेयर्स, तो क्या अंडरलाइंग असेट तो शेयर्स होगा, और क्या इश्यू करे, जीडीआर क्या करे, बाहर इश्यू करे हैं, इन फॉरेन करेंसी में ही करे हो। किस में करे हो, फॉरेन करेंसी में ही करे हो, तो उसका टैक्सेशन एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 10% से होगा। चाहे बॉन्ड का इंटरेस्ट हो तो भी 10% है, जीडीआर का डिविडेंड है तो भी क्या है, 10% है। बस विशेष बात है एफआईआई में, एफआई में विशेष बात है, इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों केस में हो जाएगा। और ठीक है, और टैक्सेशन 10% से नहीं होके यहां पर कितना होगा, 20% होगा। बाकी के केस में आप देख लीजिए। अच्छा, और बता देता हूं, अगर एक तरफ तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और एक तरफ आपके पास में कौन से हैं, जीडीआर हैं, या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, आप इस तरह से भी लिख सकोगे। ठीक है, टैक्सेशन एट द रेट ऑफ कितना है, 5% है। होना किसमें चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। यहां पर टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 10% है, होना किसमें चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से हमने बोरोइंग ली है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से बोरोइंग ली है, टैक्सेशन मात्र कितना रहेगा, 5% ही रहेगा। हम चाहते हैं कि बोरोइंग किसमें हो, रूपी डिनोमिनेटेड के अंदर हो, ताकि हमारी रिस्क क्या हो, कम हो। लेकिन वो चाहते हैं कि बोरोइंग किसमें हो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में हो, एक्सचेंजेबल बॉन्ड में हो, तो टैक्सेशन कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। दोनों ही केस में इन्वेस्टमेंट किसमें होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी में, और ये जीडीआर उस कंपनी के होनी चाहिए जो इंडिया में क्या हो, लिस्टेड हो, तो ही आपको ये 10% वाला क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया। इस पीडीएफ के साथ में आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकोगे। सीए फाइनल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर 10 मिनट में रिवाइज हो सके किसी पीडीएफ से, तो एक ये वंडरफुल चीज होने वाली है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।